नमस्कार, स्वागत है आपका। महाबहस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज महाबहस में हम किसी राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं करेंगे, सियासी संग्राम की बात नहीं करेंगे। आज हम 26 लाख छात्रों के भविष्य की बात करेंगे। उन सवालों को उठाएंगे जो छात्रों और अभिभावकों को परेशान कर रही हैं। छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंता करते हुए 12वीं के पेपर कैंसिल कर दिए गए, लेकिन अब आगे क्या और कैसे भविष्य का रास्ता साफ हो पाएगा? किस आधार पर नंबर मिलेंगे, किस आधार पर एडमिशन होगा? और ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के बीच बच्चों की मानसिक स्थिति कैसे संतुलित रहे, उस पर बात करेंगे। परीक्षा कैंसिल, अब रिजल्ट पर सवाल। कर्मचारियों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का और छात्रों का जो जीवन है उसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमने उसको आधार मानते हुए निश्चय किया है कि जो वार्षिक परीक्षा हमारी इंटरमीडिएट की होनी थी उसको हम निरस्त करते हैं। कैसे मिलेंगे मार्क्स, कैसे होगा एडमिशन? ये बहुत बड़ा चैलेंज है सीबीएसई के सामने कि हम बहुत न्यूट्रल तरीके से, बड़ा ऑब्जेक्टिव तरीके से कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के साथ रिजल्ट लेकर के आए तो किसी बच्चे को कोई कंप्लेन ना हो। तो मैं यही उत्तर आपको दूंगा कि क्लास 12th की परीक्षा जो निरस्त हो चुकी है उसका परिणाम निर्धारित समय पर हम देने का प्रयास करेंगे और उसका क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं हुआ है। छात्रों के हर सवाल का न्यूज़ 18 पर जवाब। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा अपनी जान पर खेलकर परीक्षाएं देना चाहेगा, अतः मैं इस निर्णय के समर्थन में हूँ। मैं योगी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने 12वीं की बोर्ड परीक्षा यूपी में निरस्त करा दी। मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरी सारी मेहनत जो थी वो वेस्ट हो गई। हम पूरे साल मेहनत कर रहे थे, हमने 2 साल 11-12 में मेहनत की है, तो उसका एक आउटकम, एक क्लोजर नहीं मिल पाएगा हमें। यूपी के 26 लाख छात्रों के भविष्य की बात। तो माध्य जो निकलेगा 10th का रिजल्ट, चूंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ही बनाया था, 11th का रिजल्ट विद्यालयों ने बनाया है, इसलिए इनका एवरेज ठीक निकलेगा। जो अच्छे बच्चे हैं 10th में भी अच्छे थे, 11th में भी अच्छे ही रहेंगे। एक प्रकार देखा जाए महामारी देखते हुए जो सरकार का फैसला ठीक है, जो बच्चे मेहनत करना चाह रहे थे वो सब को नंबर नहीं मिल पाएंगे। महाबहस। तो आज हम ये महाबहस क्यों कर रहे हैं, कौन से वो सवाल हैं, तो आपको बता दें। आज हम छात्रों के सवाल भी पूछेंगे, अभिभावकों के सवाल भी पूछेंगे। छात्रों के सवाल हैं कि रिजल्ट अब किस आधार पर तैयार होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन उन्हें कैसे मिलेगा, प्रैक्टिकल के नंबर कैसे दिए जाएंगे, रिजल्ट से अगर वो असंतुष्ट होते हैं तो उनके आगे ऑप्शन क्या है, 11वीं में कम नंबर वाले छात्रों का क्या, छमाही तिमाही में जो छात्र गैरहाजिर रहे उनका क्या होगा, प्राइवेट फॉर्म वाले छात्रों को नंबर किस तरह से मिलेंगे, 33, 45, 60% इस तरह की डिवीजन की प्रक्रिया क्या पुरानी रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्म के लिए कट ऑफ कैसे तय की जाएगी, नंबर के आधार पर सब्जेक्ट कैसे लेंगे छात्र, ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। अब कुछ सवाल अभिभावकों के भी हैं, पेरेंट्स के भी हैं। इंटेलिजेंट और एवरेज छात्रों में कैसे बोर्ड अंतर करेगा और किस तरह से मार्किंग होगी, नौकरी में एग्रीगेट नंबर का क्या हल है, अगर असंतुष्ट हुए तो उनकी परीक्षा हुई तो रिजल्ट कब मिलेगा, जो छात्र विदेशों में पढ़ाई के इच्छुक हैं वो आगे क्या करेंगे, बोर्ड में टॉपर क्राइटेरिया कैसे तय किया जाएगा। तो इन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, पेरेंट्स एसोसिएशन से महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक जेएस राजपूत जी भी जुड़ेंगे। डॉक्टर एआर खान जो करियर काउंसलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्लोबल स्कूल लखनऊ से चेयरपर्सन है राजेश सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आरएमएलयू फैजाबाद के पूर्व वीसी हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले मैं महेंद्र जी आपके पास आ रही, क्योंकि यहाँ पर सवाल छात्रों का है, सवाल छात्रों के अभिभावकों का है। क्या आशंकाएं हैं मन में, कौन से सवाल है जो परेशान कर रहे हैं? हम सरकार के इस फैसले से बहुत संतुष्ट हैं। बस कुछ चीजें ये थी संशय पैदा कर रही, जिन स्कूलों में अभिभावकों ने आंदोलन किया है फीस माफी को लेके, या किसी भी तरह उन्होंने कोई फीस माफी को लेके आंदोलन किया, उनके बच्चों के साथ पक्षपात ना किया जाए। यदि किसी बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाई है उसके साथ स्कूल पक्षपात ना करे।
अभी तक ये था कि हाँ स्कूल को 20 नंबर देने होते थे, अब 100 में 100 नंबर उनको देने हैं। पूरा का पूरा स्कूल के हाथ में आ गया है। जी जी। लेकिन आखिरी में अगर उसने 2 महीने की फीस नहीं जमा की या किसी भी प्रकार का विवाद हुआ तो स्कूल के हाथ में आ गया। हम चाहते हैं कि पक्षपात ना हो पाए, इसके ऊपर भी कोई एक निगरानी समिति बनाई जाए। ठीक है, राजेश सिंह जी इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। राजेश सिंह जी, क्योंकि आप एक स्कूल के चेयरपर्सन हैं, इस तरह की आशंकाएं भी है कि जिन छात्रों के पेरेंट्स ने सवाल उठाए थे या जो फीस नहीं जमा कर पाए, किस तरह से आखिरकार पैमाना क्या होगा मार्किंग का, जरा बताएं। मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है। स्कूल बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालता है और केयर करता है। कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो फीस के लिए बच्चों का कैरियर खराब करेगा। और सरकार है, अगर ऐसी शिकायत होगी तो स्कूल के ऊपर कार्रवाई भी सरकार करेगी। लेकिन जहां तक है इस तरह का एग्जाम टालने का निर्णय, उस बात से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। जिस देश में अगर बच्चे IPL के कैंसिल होने पर खुशी मनाएंगे और एग्जामिनेशन के कैंसिल होने पर दुखी होंगे, तो ये गलत बात है। हमें लगता है कि एग्जामिनेशन किसी भी तरीके से कराना चाहिए था सरकार को, और इसके लिए बहुत जल्दी जो है जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए था। क्योंकि आप खुद देखो, उत्तर प्रदेश में 85 में से 65 जिलों में लॉकडाउन खत्म हो रहा है एक तरफ, जहां कोरोना का असर कम हो रहा है। ऐसे समय पर यह निर्णय लेना कि एग्जामिनेशन टाल दिया जाए, ये हमें बहुत चौंकाने वाला निर्णय लगता है। सरकार को चाहिए था कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव ब्रेन और इनका ये यूटिलाइज होना चाहिए था। यानी कि आप एग्जाम किसी भी तरह से होने चाहिए थे, इस फेवर में थे। ठीक है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, अब मैं आपका रुख करूंगी। सर, जो स्कूल हैं, टीचर्स हैं, वो जानते हैं कि कौन सा स्टूडेंट, उसका क्या मापदंड रहा है, किस कैलिबर का वो स्टूडेंट रहा है, वो जाहिर तौर पर जानते हैं। अब मार्किंग होगी, लेकिन उसके बाद एडमिशन का क्या? क्योंकि ऐसे बहुत से छात्र हैं। मैं अपने घर का एग्जांपल दूं, 2 बच्चे हैं 12th क्लास में। एक बच्चा जो बहुत दुखी है क्योंकि उसने साल भर मेहनत की, और एक मीडियोकर बैकग्राउंड का बच्चा जो बहुत ही खुश है कि उसकी मनमांगी मुराद पूरी हो गई कि 12th के एग्जाम कैंसिल हो गए। आगे एडमिशन कैसे मिलेगा? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट हो जाए कि जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं वो एक अभूतपूर्व वैश्विक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। हम कोई भारत की किसी एक क्षेत्र की, किसी एक प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ये परीक्षाएं किस लिए निरस्त हो गई। आप जानते हैं कि परीक्षाएं क्यों निरस्त हो रही हैं। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पूरे विश्व में हम लोगों ने अपनी जनरेशन में, हमारी पहले की 3 जनरेशन में नहीं देखी थी, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। इसलिए ये मैं इसको अगर ये कहूँ कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रिक्वायर एक्सेप्शनल सॉल्यूशन, इसलिए सभी अभिभावकों को और छात्रों को ये समझना होगा कि यहाँ पर प्रायोरिटीज क्या है। यहाँ पर प्रायोरिटीज अपनी जान माल और स्वास्थ्य की रक्षा है, और उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेज पर है, किसी सरकार ने, किसी भी संस्थान ने, कोई भी स्कूल कॉलेज जानबूझकर परीक्षाएं निरस्त तो नहीं करेगा। लेकिन आप इसका प्रपोर्शन देखिए, भारत के संदर्भ में इसका प्रपोर्शन देखिए। यूपी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही 26 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा कराएगा। ICSE CBSE की परीक्षाएं और जोड़ दीजिए, 2 करोड़ लोगों की परीक्षाएं जिस प्रदेश में या जिस देश में, जिस क्षेत्र में होनी होंगी, उसकी लॉजिस्टिक्स की समस्या देखिए। और उस लॉजिस्टिक्स के बाद यदि कोई परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है, यानी अगर कोई कारण बन जाता है, आप समझ सकते हैं 12वीं की परीक्षा में पुलिस को भी मूवमेंट होना होगा, प्रशासन को भी मूवमेंट करना होगा, और पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है, पूरा शिक्षा विभाग इन्वॉल्व हो जाता है, सारे टीचर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इतनी बड़ी लॉजिस्टिकल समस्या जो प्रपोर्शन होगा, उस प्रपोर्शन से होने वाले परिणामों के बारे में सचेत होना ही होगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता। हमने 1 वर्ष पहले, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिससे हमने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए कुछ सोल्यूशन लिए थे कि किस प्रकार बच्चों को प्रमोट किया सकता है। उस समय पैंडेमिक हल्का हो गया और परीक्षाएं हो पाई किसी तरह से। लेकिन इस वर्ष यूनिवर्सिटीज में किस तरह से बच्चे एडमिशन पा पाएंगे, उसके लिए क्या क्राइटेरिया तय किए? हाँ, अब मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी ट्वीट भी किया है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है और फेसबुक पर भी लिखा है, अभी परीक्षा परिणाम बनाने के फॉर्मूले पर काम चल रहा है, और इस फॉर्मूले को बहुत जल्दी ही हमारे सामने दिया भी जाएगा। हम लोगों ने भी कई फॉर्मूले बनाए थे जब हम हायर एजुकेशन को देख रहे थे। यहाँ पर भी फॉर्मूला डेवलप होगा, और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि दिस फॉर्मूला विल नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी, डेफिनेटली नॉट।
ये हर बच्चे को, हर अभिभावक को संतुष्ट कर पाएगा, इसमें हमेशा संदेह बना रहेगा। लेकिन स्टैटिस्टिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिनके आधार पर आप उस बच्चे को लेकिन जो जितना फिजिबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, वही फॉर्मूला बनाया जाएगा, भले ही कोई उससे असंतुष्ट होता है, क्योंकि सभी को प्लीज करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने ये चर्चा, डॉक्टर खान, बार भी हम चर्चा कर रहे हैं जी आपके पास लौटूंगी सर, मैं डॉक्टर AR खान का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर AR खान, करियर काउंसलर की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी ऐसे बहुत से बच्चे रहे हैं 12th में जो आगे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड का प्लान बनाए हुए थे, किस तरह से उनके करियर को ये प्रभावित करेगा या आगे का रास्ता उनके लिए कैसे क्लियर हो पाएगा? क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में क्राइटेरिया अलग होता है, ये अलग बता कि जो सिचुएशन है कोविड की वो पूरे ही दुनिया के सामने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अपर्णा जी, ये जो समस्या आपको दिख रही है, और ऐसा नहीं है कि जो भारत ने या उत्तर प्रदेश ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय केवल यहीं का है। ऐसे निर्णय पूरे विश्व में लिए जा रहे हैं, और ये जो मॉडल इन्होंने अपना रखा है ये बिल्कुल अब ऐसा कह सकते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडल के रूप में है कि इनको बच्चों को प्रमोट किया जाए। क्योंकि आप देखो कि गिव एंड टेक क्या है इसमें, आप जान की रिस्क ले रहे हैं और बच्चों के आप करियर की बात कर रहे हैं। जहां तक मैं करियर की बात करूं तो करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास जो इससे रुकते नहीं है। +2 में अगर देखें, कुछ जो बच्चे अगर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कॉलेजेस ने अपने मापदंड बना रखे हैं कि कैसे उनको एडमिशन लिया जाए, और उनको एडमिशन लेने के लिए फिर से एक टेस्ट देना पड़ेगा। हो सकता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने सुना है अभी वो सिस्टम बना रहे हैं, बट जैसा अभी आप के हमारे विशेषज्ञ बोल रहे थे कि ये एक इंटरनेशनल समस्या है और इसको संकुचित रूप से नहीं देखना चाहिए। हमें सामूहिक बोध को लेकर के एक मॉडल बनाया जाए, और ये मॉडल पहले से ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। एक ऐसा मॉडल बनेगा जिसमें सभी को संतुष्टि हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन सामूहिक बोध को अगर देखा जाए तो सामूहिक बोध के आधार पर एक ऐसा मॉडल निकलने वाला जिसमें बच्चे अपने करियर का निर्धारण कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि बच्चों को इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। यहाँ उनको एक विशेष समय मिला है तो अपने और जो दूसरे करियर हैं उसके बारे में सोचे। ऐसा नहीं है कि उनके जो दूसरे एग्जाम है, इंजीनियरिंग के एग्जाम या दूसरे एग्जाम, उस पर वो नहीं जा सकते हैं, या मेडिकल के एग्जाम पे नहीं जा सकते हैं, या ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज खुले रहेंगे, सारे ऑप्शंस मिले रहेंगे। हाँ, लेकिन वो अपना कीमती समय, इस समय ये संभवतः एक राजनीतिक मुद्दा भी बन जाएगा, उसके ऊपर ध्यान न लगा करके अपने करियर पर ध्यान रखें। तो मेरे विचार से ये एक उनको एक अवसर के रूप में लें और निर्णय को सोच समझ कर करें, और जो भी इस पर जो राजनीति हो रही है जो समय है वो बर्बाद ना करें, क्योंकि इस समय का सदुपयोग करके वो कई और अपने हुनर को निखार सकते हैं, कुछ और स्किल्स सीख सकते हैं। राजेश सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि इस डिसीजन के बाद, जिस तरह से कई ऐसे छात्र हैं जो बहुत मेहनत कर रहे थे, उनको दुख भी है, लेकिन जो आगे जो अभी इस वक्त 11th में छात्र हैं, क्या वो ये सोचने लगेंगे कि काश उनका भी एग्जाम कैंसिल हो जाए? या जिन छात्रों के 11th में मार्क्स अच्छे नहीं रहे, वो 12th में उन्होंने मेहनत करी, उनके रिजल्ट को लेकर वो आशंकित रहेंगे? तो किस तरह से एड्रेस करेंगे आप इन इश्यूज को? मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अगर ऑनलाइन एजुकेशन हमारा उचित नहीं था, अगर ऑनलाइन एजुकेशन हम साल भर पढ़ाए, तो क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभव नहीं था? और बच्चों के साथ कई बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो अपने आंख को खराब किए हैं पूरी साल भर, और एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आने का टाइम आया तो आप कहिए कि उसको हम जो है अपने मन से नंबर देंगे। तो ये निर्णय जब ऑनलाइन एजुकेशन हम कर सकते हैं, सरकार को चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और ऑनलाइन एग्जामिनेशन किसी हालत में कराना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चों ने भी मेहनत किया है साल भर, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को और ऑप्शन पर ध्यान देना चाहिए था, और एग्जामिनेशन निश्चित होना चाहिए था बच्चों का। हमको मालूम है कि हम पहले भी कई परेशानियों को झेले हैं। बच्चों को हम तैयार करते हैं स्काउट के लिए, एनसीसी के लिए, उनको टफ बनाते हैं। आज हम जब कोरोना से डाउन हो रहे हैं तो उसके बाद एग्जामिनेशन टालने का कोई मतलब नहीं था, और टाल भी रहा था तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो होना ही चाहिए था। जी महेंद्र जी, जो आपने पहले अपने इश्यूज उठाए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरेंट्स एसोसिएशन में कई अभिभावकों से आपकी बात हुई होगी, कई पेरेंट्स से, तो क्या उनके मन में इस वक्त चल रहा है इस पूरे फैसले के बाद बच्चों के भविष्य को लेकर? क्या सोच रहे हैं, क्या सवाल है? बस हमारे मन में तो यही शंका है कि मेन इसमें पक्षपात बहुत होगा, क्योंकि इसके ऊपर किसी की निगरानी नहीं। अगर किसी टीचर का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, उसको 70% से ऊपर वो कभी नहीं ला सकता। अगर उसी टीचर को नंबर देना है तो स्वाभाविक वो 70 से 75 कर देगा, 80 कर देगा। लेकिन किसी भी कारण बस अगर बच्चे से या अभिभावक से अगर स्कूल प्रबंधन नाखुश है
तो स्वाभाविक है वो नुकसान करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम करेगा। क्योंकि बहुत शिकायतें ऐसी आई, अभी जैसे राजेश जी बता रहे थे कि अपने बच्चों के साथ वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे नाम रिमूव कर, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सा सवाल आपने यहाँ पर कर दिया है महेंद्र जी की, क्योंकि रिवेंज लिया जाएगा ऐसा तो आप कह रहे हैं कि इस तरह के शक हैं आपके मन में कि ये सवाल उठ रहे हैं डॉक्टर ए.आर. खान। लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें और प्रैक्टिकल मार्क्स की बात करें तो किस तरह का फॉर्मूला हो सकता है जिस पर एक राय बन पाए, क्या आप देख पा रहे हैं? मुझे जो समझ में आ रही है बात यह है कि इस एग्जाम में मान लो अगर हम इसको पास करके नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके बाद भी तो एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं, चाहे इसके मार्क्स उनको ज्यादा मिल जाए या कम मिल जाए। ये तो एक पड़ाव है जो एक क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग बचती है, उसके बाद IAS के एग्जाम बचते हैं, उसके बाद भी बैंकिंग के एग्जाम बचते हैं, उसके बाद भी कॉलेज के एग्जाम बचते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बता सकता हूँ कि वो फॉर्मूला बना रहे हैं कि किस प्रकार से जो भी ये मार्क्स आते हैं उसके बाद अपने एंट्री के लेवल पर फिर वो एग्जाम कराएंगे, तो बच्चों को एग्जाम मिलेगा। बट मुझे जो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज लग रही है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों अलग होते हैं। जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज लग रही है मुझे, वो है उनकी सेफ्टी। सेफ्टी पे ध्यान दें और अर्जेंसी पे ज्यादा मत ध्यान दें। जी प्रोफेसर दीक्षित, अगर हम आगे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या हाल है वो हम सभी देखते हैं कि हर साल जो कट ऑफ है वो तो आउट ऑफ रीच होती जाती है। तो इस बार अब कैसे एडमिशन के लिए एक क्राइटेरिया सेट हो पाएगा? जो एवरेज छात्र है, जो इंटेलिजेंट छात्र है, कैसे उनमें अंतर हो पाएगा? क्लैरिटी कैसे रहेगी? देखिए, बिल्कुल क्लैरिटी की कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस फॉर्मूले के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के सामने एक आध हफ्ते में आ जाएगा, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, रिलेटिव मेरिट के ऊपर ही काम करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंक आपने हमेशा देखे हैं कि वो 100% से भी ऊपर निकल जाते हैं, उनके एग्रीगेट जो एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो रिलेटिवली ऊपर हायर ग्रेड पर जो होंगे उनका ही एडमिशन होगा। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय इसलिए भी नहीं है क्योंकि अंक तो दिए ही जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल प्रमोट करके कह दिया जा रहा है कि आपके कोई अंक नहीं है। अंकों को देने के फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है और मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर वो फाइनल हो जाएगी, ट्रायल भी हो जाएंगे, टेस्ट करने के बाद उसको जारी कर दिया जाएगा। इसलिए ये चिंता का विषय नहीं है। दूसरा जो मेन जो और आपने एक विषय पूछा था कि बच्चों के जो बाहर प्रवेश होने हैं, विदेशी विश्वविद्यालयों में होने हैं या अन्य जगहों पे होने, उनका क्या होगा? देखिए, विदेशी विश्वविद्यालयों में आपकी इन मार्क्स का कोई काम नहीं है, वो अपने टेस्ट लेते ही हैं। वे आपका अपना टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट को यदि आप पास करते हैं, विदेशों में विशेष रूप से एडवांस नेशन ने सारी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, हमारे एक मित्र हमारे पैनलिस्ट कह भी रहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, लेकिन अभी ऑनलाइन करने की भारत की शक्ति नहीं है, इसलिए ऑनलाइन करने पर आपको और भी अधिक समस्या आ सकती है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सारे ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसके लिए बच्चे अपने जिसको मैं कहता हूं कि कैरियर फॉर्मेशन की जो एग्जाम्स होंगे, IIT का एग्जाम हो सकता है, एंट्रेंस का, CPMT का हो सकता है, अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम्स हो सकते हैं, ये सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो सकते हैं। इनमें बच्चे सुविधा के साथ ऑनलाइन सेक्टर में बैठ सकते हैं। ये केवल और केवल एक विशेष एग्जामिनेशन जो कि फिजिकल मोड में होना होता है, इसके लिए, और ये एक बहुत जायंटिक प्रोपोर्शन का एग्जामिनेशन है। मुझे लगता है कि इस बड़े एग्जामिनेशन को, और दूसरी आप सभी लोगों को पता है कि हम अभी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इसकी तीसरी वेव कोरोना की नहीं आएगी, और ये बात भी सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी तो वो बच्चों की तरफ जाने की ज्यादा संभावना है। बिल्कुल। क्या हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे एक्सपोजर दे दें जिससे कि उनके स्वास्थ्य की नई समस्या खड़ी हो जाए? स्वस्थ रहेंगे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकेंगे। और इस एग्जामिनेशन के बाद भी एक चैलेंज एग्जामिनेशन निश्चित रूप से प्रपोज होगा। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, हमने भी प्रपोज किया था कि जो बच्चे इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वे डेफिनेटली एक एग्जाम दे सकते हैं, और यदि वो संख्या सीमित है तो उसको ऑनलाइन मोड में भी आप दे सकते हैं। यदि वो संख्या बहुत बड़ी नहीं आती है तो आप उसे ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन संभव है, आज की तारीख में बहुत सारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन वो छोटे हो जाएंगे तब ये करना संभव होगा। अभी ये 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों के एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कर पाना बिल्कुल असंभव है भारत के क्षेत्र में, और मुझे लगता है गैर जरूरी। राजेश जी, यहाँ पर देखिए लगातार हम व्यूवर से भी सवाल ले रहे हैं। हमारे एक व्यूवर लिख रहे हैं इस वक्त, अनूप यादव नाम है उनका, कि 12वीं के नंबर 10th के बोर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आप भी लगातार बातचीत के दौर में शामिल रहे होंगे, क्या अब आपके स्कूल के अंदर किस तरीके से, फॉर्मूले पर तो काम चल ही रहा है, टीचर्स भी किस तरह से मेंटली प्रिपेयर हो रहे हैं, आप लोग किस तरह से सिस्टम को बनाने में लगे हुए हैं?
ये टोटल कंफ्यूज की स्थिति है। किसी को नहीं मालूम कि अभी नंबर किस आधार पर देना है। मेरे ख्याल से ये एक पॉलिटिकल निर्णय है जो सरकार के मतलब कुंभ करा दी और चुनाव करा दी, उससे बैकफुट पर होने के नाते ये निर्णय लिया गया है। इतना घबराने की बात नहीं थी। ये एग्जाम जुलाई में हो सकते थे और मेरे ख्याल से पार्ट वाइज हो सकते थे। स्टेट वाइज जहां पर कोरोना नहीं है वहां पर चुनाव हो सकते थे। होम बोर्ड में अपने स्कूल में बच्चों का एग्जाम ले सकते थे। एक क्लास में 5-10 बच्चों को बैठा के एग्जाम ले सकते थे, लेकिन सरकार बैकफुट पर दिखी हमें और मुझे लगता है ये बच्चों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। चाहे जैसे नंबर दिया जाए, बच्चों के साथ 100% होगा। क्या आपको लगता है इससे आगे की पढ़ाई, उनका आगे का जो स्कोर कार्ड रहेगा वो प्रभावित होगा इससे? नहीं, आगे का भविष्य तो नहीं प्रभावित होगा, लेकिन उनका मोटिवेशन लेवल 100% डॉक्टर खान, करियर काउंसलिंग के दौरान कई ऐसे पेरेंट्स भी आपको मिलते रहे होंगे जो बच्चों पर एग्जाम का एक अलग तरह से प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन क्या इस डिसीजन के बाद वो प्रेशर ईज ऑफ हुआ होगा या अब पेरेंट्स आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बच्चों के सर पर इस तरीके से दबाव बनाएंगे बच्चों के ऊपर कि वो अब आगे प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या, और बच्चों के मन में होगा कि भाई एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? क्या इस तरह के डिलेमा में होंगे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स? देखिए, ये डायलेमा तो निकल गया इस लेवल का, बट वो आगे के लेवल पर जो एग्जाम होने हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को इंजीनियरिंग करना है या कॉलेज में ज्वाइन करना है, डॉक्टरी, कोई और विदेशों में जाना है, वैसे स्तर पर उनको वो कंपटीशन रहेगा। और मेरे विचार से मुझे ऐसा लगता है ऊर्जा जो है अपने नेक्स्ट पड़ाव के ऊपर झोंक देनी चाहिए, क्योंकि सबको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है इस एग्जाम के नहीं होने की वजह से और इसके समय से घोषित होने के कारण। अब वो अपना जो दूसरे लेवल के कट ऑफ्स हैं उसके बढ़ने की संभावना है, और मेरा उनसे ये उम्मीद रहेगी अभिभावकों से और बच्चों से भी कि वो कोशिश करें कि अपने ऊर्जा को जो भी उनके पास है अभी वो पूरे के पूरे अपने अगले टारगेट पर लगा दें। आपको बेसिकली आपका लक्ष्य जो है वो ये एग्जाम नहीं है, इस एग्जाम के बाद का आपका लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य नहीं आपका बदला हुआ है। मैं चाहता हूं कि अपने आचरण, जो उनके आचरण थे ये वर्तमान के लक्ष्य के, वो आचरण को भविष्य के या बड़े लक्ष्य के प्रति अब समर्पित कर दें और अपने जो भी एक्टिविटीज हैं वो चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के लिए या इंजीनियरिंग के लिए या कोई और जो दूसरे लेवल है विदेशों में जाने के लिए उस पर लगा दे। तो मेरे विचार से वो ऐसा कर सकते हैं अगर वो अपना जो इमीडिएट गोल है इससे उठा करके अपना फोकस आगे वाले गोल पर लगा दे तो। और ये समय बहुत अच्छा उनको मिल गया है और दे शुड फोकस रादर ऑन दिस ओनली। प्रोफेसर दीक्षित, आप ऐसी स्थिति में जो आप पूरे पैनल को सुन रहे हैं, क्या आप एडवाइस करेंगे तमाम छात्रों को, उनके पेरेंट्स को, किस तरीके से वो इस पूरी सिचुएशन को डील करें, आगे का रास्ता किस तरह से अपना जो रास्ता है वो साफ कर पाएं, जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर पाएं? मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए एक अवसर भी है, एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं अपने विश्वविद्यालय के बच्चों से ये बात अक्सर कहा करता था कि तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सामने ये पैंडेमिक आया, हमारे सामने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, शायद हमारा अनुभव भी ऐसा नहीं था। आज तुमने मानवता का दूसरा रूप देखा है, आज तुमने इस क्राइसिस को समझा है, आज इसका मैनेजमेंट तुमने समझा है। तुम्हारा ये अनुभव तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम्स, लर्निंग जो है वो क्लासरूम्स के बाहर भी होती है। इसने बच्चों को बहुत मैच्योर किया है। हाँ, उनके ऊपर तनाव है क्योंकि उन्हें घर में बंद किया गया है, एक तरह से ये कह सकते हैं बंद किया ही है क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से उन्मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर पेरेंटल काउंसलिंग और हमारे जैसे खान साहब ने, एजुकेशनल काउंसलर्स ने, या जो हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे साइकियाट्री, जो हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके सारे अध्यापक लोग बराबर बच्चों की इस बात को काउंसलिंग कर रहे हैं कि यह आपके लिए मेकिंग ईयर नहीं था, ये आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप कैश कर सकते हैं और जिसको आप एंजॉय भी कर सकते हैं। आपके जीवन के लिए, निर्धारण के लिए ये 12वीं का एग्जामिनेशन अंतिम सत्य नहीं है। इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दीजिए और आगे अपने करियर को बनाने के लिए अपनी व्यवस्थाओं को, अपने आप को तैयार कीजिए। आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। और अब आपके सामने ये देखिए, एडवांटेज इन बच्चों के साथ ये हो गया है कि इस एक साल के पैंडेमिक में हम डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वर्चुअल वर्ल्ड बहुत आगे बढ़ चुका है और ये बच्चे उसके साथ बहुत सहज होते जा रहे हैं। इनके आज दुनिया इनके कंप्यूटर पे अवेलेबल है और इसके साथ इन्हें अपनी अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ा देना होगा। और मुझे लगता है कि इनके लिए एक ऐसे सुंदर सुनहरे अवसर के लिए ये तैयार हुआ है।
हाँ, एग्जामिनेशन का जहां तक प्रश्न है उसका तनाव नहीं लेना चाहिए। एग्जामिनेशन आपके तनाव के लिए नहीं है। कोई भी विद्यालय जो भी है वो बच्चों का कॉन्करेंट इवैल्यूएशन करता ही है। हाँ, आपको ये लग रहा है कि किसी के अंक ज्यादा किसी के अंक कम हो जाएंगे, जिन्हें भी ये लगेगा उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी जैसे ही स्थितियां सामान्य होती है मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और बिल्कुल डॉक्टर खान ये कहा भी गया कि अगर आप असंतुष्ट रहे अपने मार्क्स से, अगर सेटिस्फाइड नहीं है आप, तो आपके पास एग्जाम देने का ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। आपको मिलेगी, आप उसका अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि 80% बच्चे ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं अवेल करेंगे। केवल 20% जो टॉप ऑफ द क्रीम है। प्रोफेसर दीक्षित, सवाल डॉक्टर खान से भी कर रही थी मैं जी, तो इसको ले सकता है। आपके बाद उनसे आंसर ले लेती हूँ जी। जी डेफिनेटली, जैसा प्रोफेसर दीक्षित बता रहे हैं, बिल्कुल ये ऑप्शन तो उसके बाद शुरू होते हैं। ये तो एक बिल्कुल पड़ाव था, और ये अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स भी ले आते तो उस मार्क्स का बहुत ज्यादा उनके लाइफ में फर्क नहीं पड़ना था। वो किसी मेन स्ट्रीम कॉलेज में जाने के लिए शायद हो सकता था वो मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज आप किसी भी जगह जाएं, चाहे आप कोई अच्छे कोर्स में जा रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं मेडिसिन में जा रहे हैं, या किसी आईएएस के एग्जाम में जाना जा रहे हैं, वहां पे इस मार्क्स का कुछ खास वैल्यू नहीं रहता है। इसके बाद आपको एक एग्जाम देना ही पड़ता है कोई भी करियर को ठीक करने के लिए। तो मेरे विचार से इस समय हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो गोल क्या है, उस गोल के प्रति हम अपने आप को समर्पित रखें। बेसिकली मैं हमेशा ये बोलता हूं लोगों को कि लोग गोल पोस्ट चेंज करने लगते हैं, यहाँ पर वो थोड़े अपने शॉर्ट एडजस्ट बहुत बेहतरीन समय मिला है कि वो अब डिसाइड कर पाए, फैसला ले पाए कि भविष्य में क्या करना वो चाह रहे हैं। अगर अब तक किसी तरह के डिलेमा में थे तो वो डिलेमा को दूर कर सकते हैं। महेंद्र जी, एक लास्ट कमेंट में चाहूंगी आपसे कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए कुछ अपनी बात कहना चाहें यहाँ पर, तो एसोसिएशन की ओर से। ठीक है राजेश जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। बच्चे नर्सरी में जब एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स रात भर जग करके फॉर्म के लिए लाइन लगाते हैं। उनको आप ये आज बड़ी बड़ी बात बोलिए कि भाई आप जो है आपके अपॉर्चुनिटीज और भी है आपके लिए, मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। तमाम सारे बच्चे देश में ऐसे हैं जो नंबर ला करके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही उनका मिशन होता है, उसके बाद कैरियर लेते हैं वो आगे करते, और स्कूल या कॉलेज, अच्छा कॉलेज उनकी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आज बहुत सारे बच्चे इस चीज से महरूम रह जाएंगे। आपके माध्यम से मैं ये बात कहना जी ठीक है, हमारे साथ एनसीईआरटी के पूर्व डायरेक्टर जेएस राजपूत जी भी जुड़ गए हैं। जेएस राजपूत जी, जो फैसला लिया गया है 12वीं के एग्जाम कैंसिल करने का, उसको लेकर आप छात्रों और पेरेंट्स के मन में चल रहे असमंजस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, संपर्क नहीं हो पाया है उनसे, वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर दीक्षित, आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं लगभग अपनी बात कह चुका हूँ जी। चाहे वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन का सवाल हो, चाहे वो अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन का सवाल हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन का सवाल हो, जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपना एग्जामिनेशन लेते हैं उसको पास करना जरूरी होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस जरूरी होती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपके साथ इंटरेक्शन करने के बाद ही आपको एडमिशन देते हैं, दुनिया की सभी अच्छी यूनिवर्सिटीज। इसलिए अच्छे बच्चों को चिंता करने की समस्या नहीं है, ये एवरेज की एक समस्या हो सकती है और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी यदि वे चाहेंगे कि उनको अपने आप में इंप्रूव करने की बख्शिश हुई है। दूसरी बात ये कोई आनंद का विषय नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रोफेशन इस बात का है कि हमें आपको पढ़ाना है, हमें आपका एग्जाम लेना है, हमें आपका रिजल्ट देना है, यही हमारा काम है। वी आर पेड फॉर दिस। हम एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहां पर ऐसा करना आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। कोई आनंद का विषय नहीं है। अध्यापक तो अभी भी बराबर काम कर ही रहे हैं। बच्चे हमारे यहाँ सभी क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, तो इसलिए कोई किसी को इसमें आनंद नहीं आने वाला है। हमारे बिल्कुल ये परिस्थितियां ऐसी थी, बहुत कठिन डिसीजन है और ये एक कठिन डिसीजन एक कठिन परिस्थिति में लेना था और वो लिया गया। मुझे लगता है लेट लिया गया, जल्दी लेना चाहिए था। और दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में जितने भी टॉप ऑफ द क्रीम विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने पिछली पैंडेमिक के समय ही निर्णय ले लिया था कि इस सेमेस्टर में कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा और वो दिसंबर तक कोई एग्जाम नहीं लेंगे, ऐसा निर्णय उन्होंने उसी समय ले लिया था। और हम थोड़ा लेट ले रहे हैं, लेकिन ये निर्णय बिल्कुल उचित है। स्वास्थ्य प्राइमरी है,
शिक्षा आपकी चल रही थी, चल रही है, वो केवल एग्जामिनेशन से शिक्षा नहीं होती है। एग्जामिनेशन तक आपने सारी पढ़ाई की है, वो आपके जीवन निर्माण में काम आएगी। और इसके बाद भी यदि आपको अंकों से संतुष्ट नहीं होती है, आपको जिंदगी एक और अवसर देगी, उसका आपका आनंद लीजिए, उसका लाभ उठाइए। ठीक है। और यदि आप समझते हैं कि आपको नंबर बढ़ाने हैं, JS राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका आर्टिकल पढ़ा आपने, बहुत ही विस्तार से उसमें तमाम पहलुओं को कवर किया था कि किस तरीके से छात्रों को इस वक्त अपने आगे के बारे में सोचना है, समय का सदुपयोग करना है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो छात्रों और उनके पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं। किस तरह से आप एड्रेस करना चाहेंगे उन्हें? नहीं, आप प्रश्न अपना पूछिए। आप मुझे फिर से, आपकी आवाज बड़ी गड़बड़ आ रही है, अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। जी सर, छात्रों और पेरेंट्स के मन में जो 12वीं के एग्जाम रद्द होने के बाद कुछ असमंजस सा बना हुआ है कि आगे किस आधार पर उन्हें एडमिशन मिल पाएगा, किस आधार पर उन्हें मार्क्स मिलेंगे, इन तमाम सवालों को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? ये असमंजस सारे देश में बहुत सी चीजों पर बना हुआ है, केवल परीक्षा पर नहीं है, क्योंकि हमारे सामने परिस्थितियां ऐसी हैं। मेरा माता पिता और बच्चे दोनों को सुझाव है कि अगले 2-3 दिन आप प्रतीक्षा कीजिए, जब तक CBSE और बाकी बोर्ड आपके सामने आएंगे, वो बताएंगे क्या उन्होंने क्राइटेरिया फाइनलाइज किया है, कैसे वो परीक्षा का परिणाम बनाएंगे, कैसे देंगे आपको, ये सब आपके सामने आएगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वे भी विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो परीक्षा परिणाम आएंगे, जहां पर परीक्षा सामान्य ढंग से नहीं हुई है, उनको हम अपने यहाँ पर कैसे देखें कि किसी बच्चे के साथ अन्याय न हो। बिल्कुल, और जो इसलिए ये समय के अनावश्यक चर्चा का नहीं है। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मूला बनाया जाएगा वो फॉर्मूला सभी छात्रों के भविष्य को हित में रखते हुए ही वो फॉर्मूला बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जो सीखने का प्रोसेस होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है, वो जिंदगी भर चलती रहती है, इसीलिए ये जीवन ही एक शिक्षा ग्रहण करने का नाम है। आज महाबहस में इतना ही। आगे तेज रफ्तार खबरों के लिए रुख करते हैं। मेरी सहयोगी जीनत।